आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर से क्या क्या जॉब्स लगती हैं, कैसे लग सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फिजिकल, मेडिकल, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशंस, यानी कि आपके मन में जो जो और जितने भी डाउट आ सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपके मन में रह नहीं जाएगा। बस करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को छोड़ के नहीं चले जाना है, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। और हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो ऐसा नहीं करना, आधी वीडियो छोड़कर नहीं चले जाना। और मेरी एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीएचएसएल क्या है, आरआरबी एनटीपीसी क्या है, इन सब वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, इसलिए मैं इस टाइप की सारी वीडियोस बना रहा हूं, जिससे आपको सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, जो भी सरकारी नौकरी के पेपर होते हैं, सभी नौकरियों के बारे में हर चीज आपको डिटेल में बताता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी छोड़ू ना, हर चीज डिस्कस कर लूं। तो अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो, एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, जीडी, जे, इस टाइप के बहुत सारे पेपर होते हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है ना मेरे हिसाब से, वो है एसएससी स्टेनोग्राफर, क्योंकि एक तो ये सिर्फ और सिर्फ 12th पास है, इसमें आपको ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं है, और इस पेपर में आपका मैथ्स भी नहीं आता है, और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। मतलब इतना कम कंपटीशन एसएससी के किसी भी पेपर में नहीं है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इसमें, जो आपकी प्रिपरेशन की जो तैयारी है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। आप वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको कम समय में अच्छी नौकरी चाहिए, कम कंपटीशन और जल्दी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। और इसमें सैलरी भी सीजीएल की सैलरी के जितनी होती है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में, रील्स में, शॉर्ट्स में, सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स के साथ रील्स और शॉर्ट्स में बताया है, उन्होंने खुद अपने मुंह से सैलरी बताई है। लेकिन लोग पता नहीं क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि इतनी सैलरी नहीं होती है। भाई वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, सब पता चल जाएगा कितनी सैलरी होती है, क्या होती है। मैंने हर चीज डिटेल में बता रखी है। और जो मैं कह रहा हूं ना कि सीजीएल जितनी सैलरी होती है, तो मैं स्टैंड करता हूं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि सीजीएल जितनी सैलरी होती है। और सिर्फ 12th पास करके आप पेपर दे सकते हो, और मैथ्स भी नहीं आता है। तो जिन लोगों को भी स्टेनो की तैयारी करनी है और जिनको स्टेनो के बारे में नहीं पता है, उनके सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की आपको प्रिपरेशन करनी है, वो है शॉर्ट हैंड की। देखो, अगर आज मैं 100 लोगों से पूछ लूंगा ना, 100 ऐसे लोग, मतलब 100 लोगों से तो नहीं, 100 एस्पिरेंट से जो एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इनमें से मुझे लगता है हार्डली 5 या 10 ही ऐसे मिलेंगे जिनको शॉर्ट हैंड आता होगा। तो आप खुद देख लो कि कंपटीशन कितना कम हो जाता है स्टेनोग्राफर में। शॉर्ट हैंड सीखना है, शॉर्ट हैंड सीखने में लगभग आपको 6 महीने लगते हैं। अगर आप 6 महीने ढंग से शॉर्ट हैंड सीखोगे तो आप उसके मास्टर बन सकते हो। शॉर्ट हैंड क्या होता है, कैसे होता है, वीडियो में आगे डिस्कस करते चलेंगे। अब देखो, स्टेनोग्राफर, जो एसएससी स्टेनोग्राफर है, ये नौकरियां कहां कहां लगती हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में लगती हैं और मिनिस्ट्रीज में लगती हैं। वो आगे जब हम जॉब प्रोफाइल और लोकेशन डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें कवर होती चलेंगी। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा, जो कि रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो लोग ही टीयर 2 यानी कि शॉर्ट हैंड तक पहुंच पाएंगे। अब टीयर 1 में क्या आता है, जैसे कि मैंने बता दिया, मैथ्स तो आता ही नहीं है, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके तीनों चीजें आती हैं। इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आती है, 100 सवाल आते हैं, यानी कि हर सवाल एक एक नंबर का होता है। जीके और रीजनिंग दोनों में से 50 सवाल आएंगे और हर सवाल एक एक नंबर का होगा। टोटल हो गए 200 सवाल और 200 नंबर का ही पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप सवाल को सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे मैंने बताया, रीजनिंग से 50 सवाल, जीके से 50 सवाल और इंग्लिश से 100 सवाल आएंगे। तो जो जो सवाल आप ठीक करते चलोगे, आपको एक एक नंबर मिलता चलेगा। जो सवाल आप छोड़ दोगे उसमें कुछ नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस। जो सवाल आप गलत कर दोगे उसमें जो एक नंबर मिलना था वो तो मिलेगा ही नहीं, साथ में -0.25 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। टोटल 200 सवाल आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। वैसे तो देखो, तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके, जीके भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप खुद देखो, आपकी इंग्लिश बन जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स की इंग्लिश ही आ रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैथ्स आ ही नहीं रही है, इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। अब मान लो आपके पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगी, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए कि एक शिफ्ट में नहीं हो पाया, अलग अलग शिफ्ट्स में हो रहे हैं, तो उसमें आपकी नॉर्मलाइजेशन भी हो जाती है। तो आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, वो इस किताब से पढ़ सकते हो। ये ओसवाल की किताब है, एसएससी स्टेनोग्राफर की। इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। ये किताब एक तो बिल्कुल अपडेटेड है और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है ना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करे गए हैं, सारी चीजें आपको समझाई गई हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी कि जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एसएससी लेवल के जितने भी पेपर होते हैं ना, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सभी पेपर्स में ना प्रीवियस ईयर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये किताब बताई है,
इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी आपके लिए, इनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल किताब है। अब हम एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि 12th पास ही चाहिए, मतलब मिनिमम 12th पास होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। और इनकी एक थ्रेशोल्ड डेट होती है एज लिमिट की भी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी। जनरली ये डेट 1 अगस्त रहती है, बाकी फिर भी ये चेंज भी हो सकती है, तो उसके लिए तो एग्जैक्ट जिस साल का पेपर दोगे उस साल की आपको नोटिफिकेशन ही पढ़नी पड़ेगी। अब अगर एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट ग्रुप सी में तो होती है 18 से 30 साल और ग्रुप डी में होती है 18 से 27 साल। एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जैसे SC ST कैटेगरी को 5 साल का, OBC कैटेगरी को 3 साल का, ऐसे एक्स सर्विसमैन को, एम्प्लॉयड को, विडोज को, ऐसे बहुत सारे केसेस में एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना, आपको सारे के सारे डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे। अब जो लोग भी टियर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो टियर 2 देंगे, जिसमें शॉर्ट हैंड होती है, जिसको स्टेनो भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं। शॉर्ट हैंड ना एक किस्म से अलग लैंग्वेज है। जैसे मान लो आपको इंग्लिश में कोई आपको डिक्टेशन देगा, हाय माय नेम इज निशांत कपूर, इस टाइप से आपको कोई डिक्टेशन देना है, या कुछ भी आपको कोई डिक्टेट कर रहा है, तो वो एक एक अल्फाबेट्स में, एक एक सिंबल्स में लिखना था कि फटाफट लिखना है। मतलब आप पूरा लिखोगे तो टाइम लिखेगा, लेकिन आपको अल्फाबेट्स में, सिंबल्स में लिखना था कि आप जल्दी लिख पाओ। ये शॉर्ट हैंड होता है। ये अगर आप ढंग से पढ़ोगे, ढंग से आप सीखोगे, सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 6 महीने में मुझे लगता है अगर आप सच्चे मन से तैयारी करोगे तो 6 महीने में आप शॉर्ट हैंड की मास्टरी कर सकते हो। अब देखो शॉर्ट हैंड में जो आपका टियर 2 है, इसमें शॉर्ट हैंड होगी, इसमें सबसे पहले डिक्टेशन होगी 10 मिनट की। अब वो डिक्टेशन की स्पीड होगी, वो कंप्यूटर पे करना होगा, जैसे आपको डिक्टेशन होगी और आपको कंप्यूटर में शॉर्ट हैंड लिखना होगा। उसकी जो स्पीड चाहिए ग्रेड डी के लिए, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है उसके लिए तो चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की, और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है उसके लिए चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट की। अब आपको दिखेगा डिफरेंस कि ग्रेड सी और ग्रेड डी, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है ये। वीडियो देखते चलो, आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी सब क्लियर कर दूंगा मैं वीडियो के एंड तक। जैसे मैंने बताया कि स्टेनोग्राफर में 2 ग्रेड है, ग्रेड सी ग्रेड डी, दोनों में एज भी आपकी अलग चाहिए, दोनों में शॉर्ट हैंड की स्पीड भी आपकी अलग चाहिए। अब SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो शॉर्ट हैंड का टाइम होगा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हैं तो आपको 50 मिनट मिलेंगे, अगर आप हिंदी लैंग्वेज के हैं तो आपको 65 मिनट मिलेंगे, और ग्रेड सी के लिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हैं तो आपको 40 मिनट मिलेंगे, और अगर आप हिंदी लैंग्वेज के हैं तो आपको 55 मिनट मिलेंगे। देखो जब आप पेपर दे रहे हो तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज के हो चाहे आप हिंदी लैंग्वेज के हो, लेकिन पेपर देने के बाद एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो अपॉइंटमेंट होने के बाद मैंडेटरी हो जाता है दोनों लैंग्वेज सीखना। यानी कि मान लो आपने पेपर के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज करी थी, तो आपको अपॉइंटमेंट के बाद, नौकरी मिलने के बाद हिंदी लैंग्वेज में भी शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी, और ऐसे ही वाइसी वर्सा। यानी कि अगर आपने हिंदी लैंग्वेज में पेपर दिया था तो अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको इंग्लिश में भी शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। इसके लिए एम्पल टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे भाई 4 दिन में सीख के दो, नहीं, आपको एम्पल टाइम मिलेगा, समय दिया जाएगा, उस समय में आपको सीखनी है और कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली सीख पाते हो। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखो अलग अलग जगह पोस्टिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लोकेशंस में, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलरी की बात करने से पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो SSC लेवल के जितने भी पेपर होते हैं ना, मोर और लेस ऑलमोस्ट सभी की प्रिपरेशन सेम है। चाहे आप CHSL की प्रिपरेशन कर लो, चाहे CGL की, चाहे CPO की, चाहे स्टेनो की, चीजें वही आनी है। इसमें बस मैथ्स नहीं आ रहा, इंग्लिश आ रहा है ज्यादा, मैथ्स आ नहीं रहा, तो इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये तीनों चीजें आनी है। तो SSC लेवल के ऑलमोस्ट सभी पेपर की सेम सिलेबस रहता है। आपको स्क्रीन पर अभी रीजनिंग का सिलेबस दिख रहा होगा, अब इसके बाद आपको स्क्रीन पर जीके का सिलेबस दिख रहा होगा, और अब इसके बाद आपको स्क्रीन पर इंग्लिश का सिलेबस भी दिख रहा होगा। तो सिलेबस में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, और स्टेनो का रिटन पेपर तो वैसे भी इजी रहता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर SSC के बाकी पेपर जैसे CGL, CPO, CHSL इनसे कंपेयर किया जाए तो इसका टियर 1 रिटर्न सबसे ज्यादा इजी रहता है, इजी टू क्वालिफाई होता है। ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? ज्यादा दिक्कत आती है शॉर्ट हैंड में, लोग उसको नहीं कर पाते। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और 6 महीने सच्चे मन से शॉर्ट हैंड को दे देना है। उससे क्या होगा? उससे आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी अच्छे लेवल की, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद फिर आप उसमें जाने के बाद तो और पेपर की तैयारी करते रहते हो, एक जॉब सिक्योरिटी आ जाती है। देखो अभी आपके पास कोई नौकरी है नहीं तो आपके मन में कितना डर होगा, लेकिन अगर आपको एक नौकरी मिल जाती है, फिर मान लेते हैं उसके बाद आपका टारगेट CGL है, तो CGL की प्रिपरेशन आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे जब आपके हाथ में एक नौकरी होगी। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था कि CGL लेवल की सैलरी होती है, अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D होता है। पहले हम ग्रेड C की बात कर लेते हैं। ग्रेड C में 2 नौकरियां होती हैं अलग अलग, एक 4600 ग्रेड पे की नौकरी, एक 4200 ग्रेड पे की नौकरी। 4600 ग्रेड पे नौकरी का जो बेसिक पे होता है वो होता है CGL के बराबर, यानी कि 44,900, और 4200 ग्रेड पे की नौकरी का जो बेसिक पे होता है वो होता है 35,400। अब ये तो बेसिक पे है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें जैसे कि DA, HRA, TA, इस टाइप के बहुत सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं।
वो सब अलाउंसेस ऐड होने के बाद जो ग्रेड सी की 4600 ग्रेड पे की नौकरी है उसकी इनिशियल ग्रॉस सैलरी लगभग 88,000 के आसपास रहती है और इनिशियल नेट सैलरी लगभग 75,000 के आसपास रहती है। तो देखो हो गई ना सीजीएल के बराबर। और यही जो ग्रेड सी में 4200 ग्रेड पे की नौकरी है उसकी इनिशियल ग्रॉस सैलरी 72,000 के आसपास रहती है और इनिशियल नेट सैलरी लगभग 60,000 के आसपास रहती है। अब जो ग्रेड डी की नौकरी है वो 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है और उसका बेसिक पे 25,500 होता है। तो जो उसकी ग्रॉस सैलरी होती है वो लगभग 54-55,000 के आसपास बन जाती है और नेट सैलरी लगभग 44,000 के आसपास बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की और जॉब लोकेशन की। देखो एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू जब आप लगोगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में और मिनिस्ट्रीज में लगोगे, जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, मंत्रालय, इस टाइप के डिपार्टमेंट में आपको नौकरियां मिलेंगी। तो जनरली जो ज्यादा पोस्टिंग्स रहती हैं, जो मेजर पोस्टिंग्स रहती हैं, वो तो दिल्ली एनसीआर के आसपास ही रहती हैं। मतलब मान के चल सकते हैं कि लगभग 80% वैकेंसीज आपकी होंगी दिल्ली एनसीआर के आसपास की और बाकी की 20% वैकेंसीज होंगी बाकी के बचे हुए इंडिया में। अब आपको काम क्या करना होगा, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। देखो स्टेनोग्राफर जो होंगे वो मोस्टली आपको पीएपीएस मिलेंगे, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये आपके जितने भी सीनियर ऑफिसेज हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे ज्वाइंट कमिश्नर एंड अबव, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, इस लेवल के, इस रैंक के जो ऑफिसर्स हैं आपको उन्हें असिस्ट करना होगा। आप एक किस्म से उनके पीएपीएस होंगे। तो उसमें आपको क्या क्या काम करना होगा, वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन कुछ मेजर काम मैं आपको बता देता हूं। देखो एक तो कुछ मान लो उन्होंने डिक्टेशन देनी है, कुछ ड्राफ्ट करना है, कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, कोई ऑर्डर ड्राफ्ट करना है, वो काम आपका रहेगा। उनकी मीटिंग्स, उनकी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने का काम आपका रहेगा। जैसे आपने सुना ही होगा कि भाई किसी से मिलने जाना है तो मिलने से पहले आपको उनसे पीए से मिलना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कमिश्नर साहब से मिलने जाना है तो पहले उनके पीए से मिलना पड़ेगा, फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपको टाइम देंगे कि आप किस टाइम पर मिल सकते हैं। यानी कि उनके जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो सब आप ही मैनेज करते हैं ज्यादातर। जैसे मान लो उनको किसी और ऑफिसर से बात करनी है तो उस ऑफिसर से बात करवाना या उनका काम करना, लेटर्स ड्राफ्ट करना, इस टाइप का काम रहता है। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम नहीं है, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, काफी एम्पल टाइम मिल जाता है आप लोगों को। अगर आप मान लो आप कोई और फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो आपको इजीली टाइम मिल जाएगा, इजीली टाइम मैनेज हो जाता है और कुछ प्रिपरेशन करने के लिए। अब बहुत सारे लोग फिजिकल और मेडिकल के बारे में पूछते हैं। तो देखो अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के थ्रू बीआरओ में यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में लगेंगे तो उसमें आपका फिजिकल होगा और फिजिकल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बेसिक इजीली मैनेजेबल फिजिकल होता है। यानी कि अगर आप 1-2 महीने भी तैयारी करोगे तो इजीली आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक हाइट्स रिक्वायरमेंट भी होती है, वो भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा मुश्किल आर्मी जैसी या पुलिस जैसी नहीं है, तो वो इजीली मैनेज हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल और मेडिकल आराम से हो जाता है। अब मेडिकल की अगर बात करें तो देखो अगर आपको किसी भी सरकारी नौकरी में जाना है, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी हो, तो आप सब लोगों के एक बेसिक मेडिकल टेस्ट तो होंगे। देखो आर्मी और पुलिस उसमें अगर आपको जाना है तो वहां पर तो ठीक है यार, थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे ये सारे टेस्ट, लेकिन बाकी की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें बिल्कुल आपके बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं कि आपको कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप फिजिकली मेंटली एक नॉर्मल फिट इंसान, एक स्टेबल इंसान की तरह होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश करी है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स कवर करे हैं इस वीडियो में। फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह जाता है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो।